नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रीलिम्स मंत्रा में। आज की डेट है 10 जून 2023। आइए शुरुआत करते हैं आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन की। आज के पहले आर्टिकल में हम कवर करेंगे मैप वर्क को। रवांडा आपका एक एरिया है जो कि अफ्रीका में लोकेटेड है। अगर इसके नॉर्थ की बात करते हो, यहाँ पे आपका युगांडा आ जाता है। वेस्ट साइड में आपको डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो देखने को मिलता है। साउथ में आपको बुरांडी है एंड ईस्ट साइड में ईस्टर्न बॉर्डर जो है वो तंजानिया के साथ ये शेयर करता है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वाटर बॉडीज हैं जैसे लेक मुहुजी, लेक मुकेश्वरा, लेक कीवू। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब बात कीजिए कंटेक्स्ट की, तो आपको ये याद रखना है रवांडा में ना दो मेजर ग्रुप्स हैं आपके। एक तो है तुस्ती ट्राइब, एक है हुतू ट्राइब। हुतू डोमिनेट करते हैं, मतलब इनकी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मेजॉरिटी में यही पीपल है। अब इन्होंने क्या किया, 1994 में हुतू वालों ने अटैक कर दिया तुस्ती के ऊपर, जिसमें 80,000 लोगों की मौत हो गई। अब इस तरह की वॉर एट्रोसिटी को देखते हुए एक पर्सन को, जो कि उस समय पुलिस के चीफ हुआ करते थे, उनके ऊपर 54 चार्जेस को फ्रेम किया गया साउथ अफ्रीका में। अब ये जिनोसाइड जो हुआ है, इसको डील कर रहा है आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि रोम स्टैट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, और ये हेग नीदरलैंड में है। अब आपसे एक सवाल भी है मेरा, आपको मुझे ये बताना है, एक और इंटरनेशनल कोर्ट है जो आपका हेग नीदरलैंड में है। आप कमेंट बॉक्स में उसका नाम बताइए। आप बहुत कम लोग हैं जो कमेंट में जवाब देते हैं, तो कोशिश कीजिए कि सभी लोग कमेंट में जवाब दें। अब अगर बात की जाए इंडिया, यूएसए, चाइना, इसके पार्टी नहीं है। इसकी जुरिस्डिक्शन में जिनोसाइड जैसे क्राइम, वॉर क्राइम, क्राइम ऑफ अग्रेशन एंड वॉर अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, सभी तरह के ये क्राइम इसमें आते हैं। मतलब आप ये मान के चलें कि अगर कोई पर्सन, जैसे मान लीजिए इस पर्सन का नाम है ABC, ये किसी कंट्री का किंग है। अब इसने अपने लोगों के ऊपर कुछ एट्रोसिटी कंडक्ट की, और यहां पर जो लोकल कानून है ये इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो उस समय आपका इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस सामने आता है और ये उन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने का लोगों को भरोसा दिलाता है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट मेयॉन वॉल्केनो। अब ये कहां पर लोकेटेड है, आपको ये याद रखना है, ये फिलीपीन में लोकेटेड है। अगर आप ये देखें, ये ऊपर लुज़ाइन स्टेट है, इससे ऊपर आपका ताइवान आता है। ये आपका फिलीपीन के मेजर आइलैंड्स देखने को मिलते हैं आपको। अब यहाँ साउथ चाइना सी के ईस्ट की तरफ यहाँ पर एल्बे लोकेटेड है, और एल्बे में ही आपका मेयॉन वॉल्केनो आता है। तो यहाँ पर इसकी लोकेशन आप एक बार देख लीजिए। कई बार यूपीएससी आपको मैच द फॉलोइंग टाइप के क्वेश्चन दे देता है। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इज अबाउट मेघदत्तु डैम। आप सभी को पता होगा, अभी रिसेंटली मेघदत्तु डैम में तमिलनाडु और कर्नाटका आमने सामने है। अब यहाँ पर कावेरी अथॉरिटी की एक मीटिंग होने वाली है, वहाँ पर मेघदत्तु प्रोजेक्ट के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं होगी। अब यहाँ हमारे लिए कावेरी का मैप जानना ज़रूरी है। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आपको एक ऐसा नक्शा बना दिया है कि जिसे आप रेप्लिकेट कर सके एग्जाम में भी। तो यहाँ पर आपकी दो ट्रिब्यूटरी हैं, लक्ष्मण तीरथ, हरंगी रिवर। इन दोनों के बाद यहाँ से आपकी कावेरी रिवर स्टार्ट होती है, जो कि आपकी ओरिजिनेट करती है ब्रह्मगिरी हिल से। अब यहाँ से ये फ्लो करती है आपकी बे ऑफ बंगाल की तरफ। ऊपर की तरफ जो भी आप ट्रिब्यूटरी देख रहे हैं वो लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी कहलाएगी, क्योंकि आप अगर यहाँ पर चल रहे हैं, आपका फेस अगर बे ऑफ बंगाल की तरफ है तो आपके लेफ्ट साइड पड़ेगा। तो यहाँ पर इसकी मेजर ट्रिब्यूटरी आती है जैसे हारंगी, हेमावती, सिमशा एंड अराकावती। अराकावती के ही अंदर आपकी एक मेजर ट्रिब्यूटरी आती है, दैट इज मेघदत्तु, जिसके ऊपर कर्नाटका कोशिश कर रहा है कि एक डैम कंस्ट्रक्ट कर सके ताकि बेंगलुरु को पीने का पानी मिल सके और यहाँ से 400 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट कर सके। अब यहीं पर आपके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आ जाती हैं कबानी रिवर, सुवर्णवती, भवानी, नोएल एंड अमरावती। इसी रिवर के पास आपका ग्रैंड एनीकट भी लोकेटेड है। तो ये आपको याद रखना है अबाउट कावेरी रिवर। आई होप आपको ये मैप समझ में आया हो। आप एक दो बार इस मैप को ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप भी इसे बना सकेंगे। अगर मान लो आपको कभी मेंस या प्री में क्वेश्चन आता है तो इस डायग्राम से आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप भी इसमें महारत हासिल करें। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अलीनो। यहां पर कहा जा रहा है कि 7 साल बाद एक बार फिर से अलीनो ने दस्तक दे दी। तो सबसे पहले हमें यह फिनोमिना समझना होगा। देखिए, फिनोमिना में यह कहा जाता है कि जब आपका नॉर्मल जो करंट है ऑस्ट्रेलिया की तरफ जो आता है वो रिवर्स हो जाए, या आप ये कह सकते हैं कि सदर्न पैसिफिक ओशन में जो ओशियानिक करंट्स हैं वो जब रिवर्स हो जाते हैं, इसे कहा जाता है अलीनो। हर 7-8 सालों में ये आपकी घटना होती ही है। वैसे कहा यह जाता है कि हर 5 से 7 सालों में ये घटना होती ही है, बट फिर भी इसके पीछे के कारण जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब आपके एटमॉस्फेयर में बहुत सी हीट अक्यूमुलेट हो जाती है तो उसकी वजह से ये ओशियानिक करंट जो है आपका अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेता है, और यही कारण बनता है जिसकी वजह से अलीनो फॉर्म होता है। अभी इसके ऊपर रिसर्च बहुत चल रही है। कुछ
पुख्ता रीज़न नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अभी इसके पीछे कोई रीज़न नहीं बता पाए कि क्यों ये हर 5 से 7 साल में होता है, क्यों हर साल ये फिनोमिना नहीं होता है। बट स्टडीज़ जा रही हैं, आने वाले समय में हो सकता है कि हमें इसके बारे में पता लगे। अब यहाँ पर यह बताया जा रहा है एक एजेंसी के द्वारा, NOAA द्वारा, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की एक आपकी एजेंसी है। इन्होंने कहा कि केरला में ऑल्दो मानसून तो ऑनसेट हो गया, बट क्योंकि पैसिफिक ओशन में आपका अलीनो फेज चल रहा है, तो आने वाले समय में यानी कि लेटर हाफ ऑफ मानसून में आपको मानसून के अंदर कमी देखने को मिलेगी। अब यहाँ आप एक बारी अलीनो का एडजस्टमेंट समझ लीजिए। जैसे अगर नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो किस तरह से वर्क करता है। देखिए, नॉर्मल सिनेरियो में आपके ऑस्ट्रेलियन कोस्ट के ऊपर आता है वार्म करंट, जिसकी वजह से जैसे मान लीजिए इनबाउंड एयर है, तो यहाँ पर आपका बहुत सारा मॉइस्चर लेके आएगी, क्योंकि हवा गर्म है तो एक्सपैंड करेगी, हवा के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगी और यहाँ पर मॉइस्चर आपका अक्यूमुलेट होगा। अब ये मॉइस्चर जब आपका ऑस्ट्रेलिया पहुँचता है तो ऑस्ट्रेलिया में रेनफॉल क्रिएट करता है। वेयर एज अगर यहाँ पर आपका पानी एक्यूमुलेट हो रहा है तो वाटर के बैलेंस को मेंटेन करने के लिए एक काउंटर आपका करंट दौड़ेगा, जो कि बॉटम से स्टार्ट होगा। अब जैसे जैसे आपका पानी यहाँ पर आके एक्यूमुलेट होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका पानी नीचे सिंक करने लगेगा। अब नीचे की तरफ पुश होगा जब पानी, तो नीचे से एक आपका कोल्ड करंट मूव करेगा टुवर्ड्स साउथ अफ्रीका। अब जैसे ये साउथ अफ्रीकन प्लेट से टकराएगा उसके बाद ये ऊपर अपलिफ्ट होगा। इसे कहा जाता है अपवेलिंग। ये ज्योग्राफी का एक फिनोमेना है। अब अपवेलिंग जब भी होती है तो वहां पर जमीन पे यानी कि नीचे ओशन फ्लोर पे जो भी आपके न्यूट्रेंट होते हैं वो ऊपर की तरफ राइज करते हैं। अब यहां पर न्यूट्रेंट ऊपर आने की वजह से आपके फिशेस को बहुत हेल्प मिलती है, मतलब फिशेस को खाने को कुछ मिलेगा, तो इससे फिशेस की पॉपुलेशन अच्छी रहेगी। अब यहां पर एक और चीज देखने को मिलती है, दैट इज हम्बोल्ट और पेरू करंट। ये भी आपका कोल्ड करंट है। अब कोल्ड करंट होने की वजह से यहां पर क्या रहता है कि बहुत ज्यादा ड्राई विंड रहती है और यहां पर ड्रॉट लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है। दुनिया का सबसे ड्राइएस्ट डेजर्ट दैट इज आटाकामा डेजर्ट, वो भी साउथ अमेरिका में ही आपका लोकेटेड है और इसी पेरू बेल्ट के आसपास। तो आपको ये याद रखना है कि ये डेजर्ट लाइक कंडीशन जनरेट करते हैं जहां भी आपकी कोल्ड विंड दिखेगी। अब इसके विपरीत अलीनो में क्या होता है कि यहां पर आपकी जो वाटर की डायरेक्शन है वो टोटली रिवर्स हो जाती है। मतलब अब गर्म करंट आपका किस तरफ चला गया, साउथ अमेरिका की तरफ, जहां पर साउथ अमेरिका में कुछ बारिश होती है और यहां पर क्योंकि अपवेलिंग नहीं हो रही है तो इस बार फिशेस की तादाद थोड़ी कम रहेगी। अब यहां आपका कोल्ड करंट अराइज होगा ऑस्ट्रेलिया में। अब ऑस्ट्रेलिया में जब कोल्ड करंट अराइज होता है तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट इंडिया के ऊपर भी पड़ता है, क्योंकि ये सभी वॉकर सेल के साथ एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब देखिए, अगर आपने समझा हो एयर की सर्कुलेशन को, तो नॉर्थ से लेके साउथ तक आपके जो सेल्स की अरेंजमेंट है इसे पोलर, हेडली और फेरल सेल के नाम से जाना जाता है। बट जो ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में आपके सेल्स अरेंज होते हैं इन्हें कहा जाता है वॉकर सेल। तो यहां पर ये सभी एक दूसरे के साथ वॉकर सेल के अंदर एडजस्टेड है। अब वॉकर सेल होने के कारण यहां पर आपको ये देखने को मिलता है कि एक सेल के ऊपर अगर इंपैक्ट पड़ेगा तो उसका इंपैक्ट दूसरे सेल पे भी पड़ता है। और यहां पर कई चीजें हैं जिसके साथ आप काउंटर कर सकते हैं अलीनो को, जैसे इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट। जब भी इसके बारे में कोई आर्टिकल आएगा तो हम डिस्कस करेंगे। बट कहीं ना कहीं आपके अलीनो के इंपैक्ट को नेगेट या कम करने के लिए इंडियन ओशन डायपोल मूवमेंट पॉजिटिव रहे तो काफी जरूरी रहता है। इसके अलावा जैसे इस साल साइक्लोनिक कंडीशन डेवलप हुई है तो इससे भी कई बार आपके जो अलीनो का इंपैक्ट है वो कम रहता है। तो यहां पर आई होप आपको अलीनो के बारे में समझ में आया हो। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गवर्नमेंट टू क्लैरिफाई अबाउट TCS। TCS का मतलब टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। अब इसे समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए आप एक गाड़ी लेने गए हैं BMW, जिसकी कीमत है लगभग 70 लाख रुपए। अब यहां पर जब आप ये गाड़ी खरीदने गए हैं तो ये गाड़ी के जो शोरूम वाले होंगे आपसे लगभग 1% रुपए एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, दैट इज टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान बहुत ज्यादा इनकम वाली चीजों को खरीदता है या यूज करता है तो गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई आपके पास ये पैसा आया कैसे, आप इसका ब्यौरा अपने इनकम की डिटेल में दीजिए। उसके बेसिस पे अगर आपका ये पैसा आपको वापस देना होगा हम दे देंगे, बट आप यहां पर पहले जमा करा दीजिए। मतलब इन अप फ्रंट आपसे कुछ पैसा ले लिया 1%, 2%, और गवर्नमेंट यहां पे ये कहती है कि भाई ठीक है, जैसे ही आप, ये मैंने एग्जांपल दिया है 1% का, यहां पर गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली इसे रिवाइज करके 5 से 20% कर दी है। बट समझिए आप यहां पे ये कह रहे हैं कि भाई 1% में कलेक्ट करूंगा सिर्फ उन हाई इनकम लोगों से कि भी जो हाई एंड वैल्यू के जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको यूज कर रहे हैं, ताकि मुझे ये पता रहे कि भाई ये पर्सन अपना टाइमली इनकम टैक्स पे कर रहा है या नहीं। अब यहां
ये सभी तरह की जो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि लग्जरी आइटम में आते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल है। जैसे फॉरेन ट्रिप्स, जैसे आप मान लीजिए यूरोप ट्रिप के लिए जाना चाहते हैं, तो यूरोप ट्रिप के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको उसके ऊपर 20% TCS देना होगा। साथ के साथ जैसे लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम है। अब इसे मैं इस तरह से समझाना चाहूँगा। मान लीजिए एक पर्सन है राजू। अब आपको पता होगा हेरा फेरी अगर आपने देखी है तो राजू की माँ बीमार है, वो कोलकाता में कहीं पर लोकेटेड है। बट मान लीजिए कोलकाता में ना लोकेटेड होके यूरोप में कहीं अच्छी हॉस्पिटल में है। अब यहाँ क्या होगा कि भाई मान लीजिए राजू इनको हर साल कुछ पैसे भेजता है, तो इसे कहा जाता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंसेस स्कीम। मतलब आप पढ़ने गए हैं या आप किसी के इलाज करवाने गए हैं विदेश में, तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए एक साल का कोई पर्सन, आपका रिश्तेदार आपको पे कर सकता है। सिर्फ रिश्तेदार, कोई और नहीं। इसके अलावा ओवरसीज जो क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग होती थी, इसके ऊपर भी आपका अभी 5% से टैक्स इंक्रीज करके 20% कर दिया गया। ऑल्दो इसके अंदर बहुत सी कन्फ्यूजन चल रही है लोगों में, तो गवर्नमेंट यहाँ पे ये कह रही है कि आने वाले समय में हम इस कन्फ्यूजन को दूर करेंगे। जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन लेके हम जल्द ही आएंगे। तो यहाँ पर इस आर्टिकल में इतना ही था। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिलेटेड टू AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको मैं आपको इस तरह से समझाना चाहूँगा। ये एक ऐसी साइंस है जहाँ पर हम मशीन्स को इंटेलिजेंट बना रहे हैं इंसानों की तरह, मतलब जो इंसानों की तरह सोच सके। जैसे सीरी, अगर आप उसे कहते हैं कि सीरी आप मुझे ये ढूंढ के दे दीजिए, तो वो तुरंत ही आपको चीज़ें ढूंढ के दे देती है। ये फर्स्ट जनरेशन है। जैसे एलेक्सा। नेक्स्ट जनरेशन में आपका ChatGPT आ गया। अब इससे आगे अगर आप बात करें तो आपने शायद रजनीकांत की एक फिल्म देखी होगी, रोबोट। अब रोबोट जो फिल्म है वो बेसिकली आपका AI डिज़ाइन है, मतलब जहां पर मशीन्स में इतनी इंटेलिजेंस आ चुकी है कि वो अपने आप से डिसीजन मेकिंग कर सके। उसे किसी तरह की कमांड की जरूरत नहीं है। अच्छे और बुरे के बीच में वो फर्क समझ सके। जैसे अगर आप मार्वल के फैन हैं तो आपने विजन को देखा होगा, तो विजन भी कुछ उसी तरह की मशीन है। या आपने फ्राइडे को सुना हो तो वो भी कुछ इसी तरह की मशीन है। मतलब एक ऐसा AI जो अपने आप से चीज़ों को रिस्पॉन्ड कर सके। अब इसकी एप्लीकेशंस की बात करें तो जैसे फाइनेंशियल फ्रॉड्स को डिटेक्ट करना, जैसे NPA, कहाँ पर स्ट्रेस ज़्यादा जनरेट हो सकता है, कौन से अकाउंट्स हैं ऐसे जहाँ पर अगर हम देखें तो आने वाले समय में डिफ़ॉल्ट करने के उसके चांसेस है, इसमें ये हेल्प कर सकते हैं। मेडिसिन में रिसर्च में ये हेल्प कर सकता है। जैसे AI के बारे में अभी आपको एक आर्टिकल मैंने पढ़ाया था सुपरबग्स के बारे में, जहाँ पर सुपरबग्स को ट्रीट करने के लिए हमने AI को यूज़ किया, तो वहाँ पर मेडिसिन में ये हमारी हेल्प कर सकता है। मिलिट्री में भी इसका इस्तेमाल हो सकता है। जैसे आपने रजनीकांत की रोबोट फिल्म देखी ना, उसमें आपने देखा होगा कि वो अपने आप में एक आर्मी बना लेते हैं। तो उसके लिए अब मान लीजिए आप ट्रैफिक के सिग्नल्स को खुद नहीं ऑपरेट करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि भाई आप सर्वेलेंस पे किसी इंसान को ना बिठा के, क्योंकि इंसान कुछ गलती कर सकता है, आप चाहते हैं कि भाई जैसे टेररिस्ट की फेस वगैरह रिकॉग्नाइज करने हैं, तो सभी इंडिया के जितने भी कंप्यूटर्स वगैरह हैं उसको AI से आपने कनेक्ट कर दिया, मतलब सभी जो आपके सर्वर्स हैं, और वहाँ पर वो अपने आप जो थ्रेट्स हैं उनको डिटेक्ट करे। तो वैसे सर्वेलेंस के लिए भी ये यूज़ हो सकता है। इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई क्लिप वगैरह बनानी है तो उसमें ये आपकी हेल्प कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में क्या आप बेस्ट प्रैक्टिसेस करके प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें ये हेल्प कर सकता है। एजुकेशन, जैसे मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, तो आने वाले समय में हो सकता है कि कोई टीचर ना हो, आपको AI का कोई वर्जन ही पढ़ा रहा हो। इसके अलावा कस्टमर्स की सर्विसेज, इसमें भी ये हेल्प कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप रेस्टोरेंट वगैरह में इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो और भी बहुत से आपके इसके इस्तेमाल रहते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हो सकता है। बट इसमें कुछ कंसर्न्स हैं। जैसे कंसर्न्स की सबसे बड़ी बात यह है कि ये मिस इन्फॉर्मेशन को फैला सकते हैं, क्योंकि इनके पास इंटरनेट की सभी इंफॉर्मेशन एक जगह इकट्ठी है। मतलब आप मशीन लर्निंग को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भाई आप इन्हें डाटा फीड करते हैं, ये इंटरनेट पे जितना डाटा है उसे कंज्यूम करके अपना एक परसेप्शन, या आप ये कह सकते हैं अपनी एक थॉट प्रोसेस को डेवलप करते हैं। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए किसी ने इन्हें गलत सेट ऑफ डाटा दे दिया, मान लीजिए कोई टेररिस्ट एक्टिविटी वाला है, कोई पर्सन टेररिस्ट माइंडसेट वाला, उसने AI को सिर्फ जिहादी सोच दी, तो वहां पर ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है, विश्व के लिए, पूरे दुनिया के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। अब जैसे ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में कोडर्स की जरूरत नहीं रहेगी, AI आपको तुरंत ही कोड बनाकर दे देगा। तो यहां पर आपके ले ऑफ जो हैं वो बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं इस फील्ड में, खासकर कंप्यूटर में एडिटिंग वगैरह की बात की जाए, वीडियो एडिटिंग एंड ऑल, उस फील्ड में। इसके अलावा इनकरेक्ट आंसर्स देने की भी काफ़ी गुंजाइश रहती है यहाँ पे। अब मैंने आपको बताया ना कि भाई आप किस तरह का डाटा सेट से इसको ट्रेन कर रहे हैं, इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि इसके आंसर की कितनी एक्यूरेसी रहेगी। अब अगर यहाँ पर आपका डाटा सेट खराब है तो यहाँ पर आंसर इनकरेक्ट भी आ सकते हैं। बट एक मेजर कंसर्न है जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है,
ये मेजर कंसर्न आपको देखने को मिला है यूक्रेन वॉर के टाइम पे। देखिए, अभी तक ड्रोन जो है उनको कौन चलाता था? इंसान चलाते थे। अब मान लीजिए आगे भविष्य में एआई इनेबल्ड आपके ड्रोन आ गए, तो भैया ये आपकी वॉर का जो पूरी तरह से फेस है वो चेंज कर देगा। तो यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि भारत को इसके लिए तैयार रहना चाहिए। भारत को कोशिश करना चाहिए कि भारत जो एआई है इस फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कंडक्ट करे, ताकि आने वाले समय में हमारे पास भी कुछ ऐसे डिजिटल एसेट हो। तो यहाँ पर आपको समझना होगा कि लाइक एआई ऑल्दो अच्छी चीज़ है, बट दो धारी तलवार है। इसके अच्छे पहलू को अगर ठीक से यूज़ करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर आप ठीक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये बहुत सी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है वर्ल्ड में। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट अरुणाचल प्रदेश में एक नेशनल पार्क है, दैट इज नामदफा नेशनल पार्क, या टाइगर रिजर्व भी बोल सकते हैं। इसके बारे में यह आर्टिकल पब्लिश हुआ है। यहां पर योबिनी कम्युनिटी आपकी देखने को मिलती है, जिसके साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की कुछ टसल चल रही है। अब हुआ यह था कि 2022 में ये जो आपकी योबिन कम्युनिटी है, इनको नामदफा नेशनल पार्क में से निकाल दिया गया। ये हाल फिलहाल में न्यूज़ में इसलिए रहा क्योंकि बुरमा नला कैंप, जो ये आपका नाला कैंप है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंप है, यहाँ पर अटैक कर दिया इस योबिन कम्युनिटी ने, तो इस वजह से ये न्यूज़ में रहा है। अब इनका कहना यह है कि इन्हें ज़बरदस्ती इनकी होमलैंड से निकाल दिया गया, इसलिए इन्होंने अटैक किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक चीज़ समझनी होगी हमें, जब भी आप कोई किसी चीज़ को, किसी एरिया को एविक्ट करने की सोचते हैं, तो यू मस्ट फोकस अपॉन द लोकल कम्युनिटी एज वेल। आप जब तक बॉटम अप अप्रोच नहीं अपनाएंगे कि उनकी सुन के और फिर उनके अकॉर्डिंगली अपने प्लान को एडजस्ट नहीं करेंगे, तो तब तक इसी तरह की आपको परेशानियां देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर नामदफा नेशनल पार्क के बारे में बात हो रही है, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर नामदफा या नोही दिहांग रिवर आपकी फ्लो करती है। यहाँ आपको वेजिटेशन देखने को मिल जाती है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट टाइप, क्योंकि बारिश अच्छी खासी होती है यहाँ पर। जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेनफॉल है, मानसून है, वो अच्छी खासी बरसात करता है यहाँ पे। ये आपका नेशनल पार्क लोकेटेड है मिशमी और पतकई बूम के बीच में। यहाँ पर दफा बूम भी बोला जाता है, जो मतलब मिशमी की आपकी एक इंपॉर्टेंट पीक है। अब यहाँ आपको किस तरह का क्लाइमेट देखने को मिलता है? देखिए, अगर बात की जाए इसके बॉटम पे, तो जो रेनफॉल की साइड आपका एरिया है, वहाँ पर आपको ट्रॉपिकल या एवरग्रीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। वेयर एज रेन शेडो एरिया में आपको बॉटम की तरफ सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल टाइप ऑफ रेनफॉल मतलब फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा मिडिल पार्ट में आपको माउंटेन टाइप देखने को मिलता है, और हाईएस्ट पीक जो ऊपर है आपकी, यहाँ पर आपको आर्टिक टाइप ऑफ या टुंड्रा टाइप ऑफ क्लाइमेट देखने को मिल जाता है। ये एरिया आपका बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में भी आता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सी स्पीशीज के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण। अगर बात की जाए यहाँ कौन कौन सी इंपॉर्टेंट स्पीशीज देखने को मिलती है, तो यहाँ आपको देखने को मिलती है क्रिटिकली इंडेंजर्ड फ्लाइंग स्क्विरल, हुल्लॉक गिबन जो कि इकलौता एप है जो भारत में देखने को मिलता है, स्नो और क्लाउडेड लेपर्ड्स, इसके अलावा टाइगर भी आपका यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट स्पीशीज हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जो कि अब इंप्रूव हो रही है आपकी यमुना में। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती क्या है। जैसे मान लीजिए एक वाटर बॉडी आपकी फ्लो कर रही है, जैसे ये मान लीजिए एक वाटर बॉडी है। अब यहाँ पर आप मान लीजिए कि किसी ने अपने एरिया का सीवेज का वेस्ट लाके डंप कर दिया इस रिवर में। अब जैसे इस वेस्ट को यहाँ पर डालेंगे तो यहाँ पर आपके ऑर्गेनिक मैटर इंक्रीज हो जाएगा। अब ये जो ऑर्गेनिक मैटर आपका इंक्रीज होगा, इसको डीकम्पोज करने के लिए धीरे धीरे यहाँ पर आपके जो बैक्टीरिया हैं या फंगस है वो पनपने लगेगी इस एरिया में। अब धीरे धीरे वो इसको डीकम्पोज तो करेंगे, बट इससे क्या होगा कि इस पानी में जो ऑक्सीजन डिमांड है वो इंक्रीज हो जाएगी। और क्योंकि ये सभी लिविंग बींग्स हैं, तो इसी वजह से इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि ऑर्गेनिक मैटर को डीकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहती है, जो आपके बैक्टीरिया और फंगस की लाइफ को भी सपोर्ट करती है वहाँ पे, इसे कहा जाता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब यहाँ आपको एक बात याद रखनी है कि ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितना ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट प्रेजेंट है आपके रिवर के अंदर। इसके अलावा सीवेज वेस्ट के बारे में भी ये आपको इन्फॉर्म करता है कि ज़्यादा अगर आपका सीवेज वेस्ट होगा तो बीओडी की डिमांड आपकी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगी। अभी ये कहा जा रहा है कि इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। पहले यमुना, जहाँ पर आपका आईएसबीटी गेट है, यहाँ पर आपका यमुना के साथ मोर्ज करता है नजफगढ़ ड्रेन, तो यहाँ पर आपको पहले बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 42 के आसपास देखने को मिलती थी। अब ये घट 38 हो चुकी है, मतलब 2022 में जो होती थी उससे थोड़ी कम हुई है। इसके साथ साथ नजफगढ़ ड्रेन की बात की जाए तो इसमें भी आपकी जो ऑक्सीजन डिमांड है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड 80 से घटकर 53 हो चुकी है।
अब ये सब कौन मॉनिटर कर रहा है? तो आपका दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी। इस कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था एनजीटी के ऑर्डर पर जनवरी में, और ये इसको जिम्मेवारी दी गई है कि आप पोल्यूशन कम करेंगे यमुना के अंदर। और यहाँ इसे कहा गया कि आप क्वार्टरली बेसिस पे पोल्यूशन का ग्राफ तैयार करें ताकि हमें पता लग सके कि किस लेवल पे आपका पोल्यूशन कम हो रहा है। अब इस ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए टाइमली आपकी मेजरमेंट लेता रहता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड की यमुना के अंदर। अब यहाँ क्वालिटी ऑफ वाटर के बारे में अगर हम बात करें तो आपको एक तो मिनिमम फ्लो मेंटेन करना होता है फ्रेश वाटर का, ताकि पानी के अंदर आपकी स्पीशीज जो या बायोडाइवर्सिटी जो है प्रेजेंट वो बनी रहे। इसके अलावा यहाँ पर आपको करना होता है कि जो पोल्यूटेंट है या आपके पोल्यूशन है जो उसके सोर्सेज है उसको कम करना होगा। तो जो भी डिस्चार्ज वगैरह कहीं से भी आ रहा हो उसको आपको कम करना होगा। तो यहाँ पर इन्हें यह कहा गया है कि इस कमेटी को कि आप एक्सपैंड कीजिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स को, और कैसे बेस्ट वे में सीवेज को ट्रीट करा जा सके इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। तो यहाँ आपको याद रखना है कि ये सभी जिम्मेवारी इसको किसने दी है? एनजीटी ने। आइए अब बात करते हैं अगले आर्टिकल की। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट पोर्टेबल वाटर। देखिए, अगर हम टाइमली पोर्टेबल वाटर 2024 तक सभी लोगों तक पहुंचा देते हैं तो इससे कई लाख लोगों को जो डायरिया के कारण मर जाते हैं उनकी जिंदगी को हम बचा पाएंगे। अब यहाँ आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जो WHO की ये रिपोर्ट आई है इसमें यह कहा गया कि 14 मिलियन डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर इसको हम अवॉइड कर पाएंगे। इसके अलावा हम महिलाओं का 66 मिलियन घंटे हर रोज के बचा पाएंगे। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं ये? देखिए, गवर्नमेंट ने एक स्कीम स्टार्ट की थी। आपको पता होगा 2019 में जब आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट फिर से पावर में आई थी, यानी NDA 2.0, तो इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट की थी जल जीवन मिशन, जो कि आपकी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर आती है। अब ये आपकी सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, यानी कि आपके सेंटर और स्टेट के बीच में 50-50 का रेशियो नॉर्मल स्टेट्स में, एंड अगर हिली एरिया की बात करें तो 90:10। अब यहाँ फुल कवरेज आपको जैसे तेलंगाना, गोवा, हरियाणा, पंजाब, गुजरात में देखने को मिलता है। अगर यूटीज़ की बात करें तो अंडमान एंड निकोबार एंड पुडुचेरी 2 ऐसे यूटीज़ हैं जहाँ पर आपको फुल कवरेज देखने को मिलता है ड्रिंकिंग वाटर का। अब इन्होंने क्या कहा कि भाई हर इंसान की ना ज़रूरत होती है 55 लीटर पानी हर रोज की, साफ पानी मिल जाए उसे तो उसकी ज़िंदगी थोड़ी ठीक चलेगी। तो यहाँ हम जल जीवन मिशन के तहत ये करना चाहते हैं कि हम फुल्ली फंक्शनल टैप दे सके हर घर में, ताकि हर एक जो वहाँ पर लिविंग पर्सन है उसको 55 लीटर पानी मिल सके हर रोज का। हम इस चीज़ को इंश्योर करना चाहते हैं। मतलब एक तरह से पोर्टेबल वाटर फॉर ऑल ये स्कीम आती है। 100% कवरेज देने की बात की है हमने 2024 तक। इसमें फोकस कर रहे हैं कि कैसे हम वाटर को कंजर्व कर सकें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से वाटर के एक्वाफायर्स को बार बार रिचार्ज कर सकें। मतलब रिचार्जिंग जो आपके एक्वाफायर होगी तो इससे ग्राउंड वाटर का बेटर यूटिलाइजेशन रहेगा। और जो वेस्ट वाटर है जैसे ग्रे वाटर, जैसे मान लीजिए आपने हाथ धोए, वो साबुन का पानी जो है उसको किस तरह से बेटर और बेस्ट वे में यूटिलाइज करा जा सके, इसके ऊपर भी हमारा यहाँ पे फोकस रहेगा। तो इस आर्टिकल में इतना ही था। अगर आपको हमारे हैंड रिटन नोट्स डाउनलोड करने हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज UPSC मंच। आज की इस वीडियो में इतना ही था। धन्यवाद।